तो राउंड फ्लो डिस्कस किया और राउंड फ्लो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। एक कुछ न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क भी दिए तो उनको अब डिस्कस करते हैं। पहले राउंड्स को फिर से देखते हैं। राउंड्स हो गया जब ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड का हम मिक्सर कंसीडर करते हैं, जैसे लिक्विड है ए और बी। क्लियर? तो ए और बी की लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन x से x भी हमने एज्यूम किए थे। वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन हमने y और y भी एज्यूम किए। क्लियर? अब दोनों ही वोलेटाइल हैं, इसका मतलब दोनों की वेपर ऊपर आएंगी। दैट मींस ए का जो प्रेशर था वो Pa था और जो बी का प्रेशर था वो Pb। क्लियर? फाइन। अब ध्यान से समझना, the partial pressure of A is Pa and that for B is P। क्लियर? तो राउल्स क्या बताते हैं? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, A का प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। Pa is proportional to XA, so that constant of proportionality Pa become P0A multiplied by X। क्लियर? इसी तरह से Pb is proportional to XP, Pb become P0B multiplied by XP। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं, सो दैट P टोटल बिकम Pa प्लस Pb। तो यहाँ से P टोटल कितना हो गया? P0A XA प्लस P0B टाइम्स ऑफ XP। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है राउल्स से रिलेटेड। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था जो होमवर्क के हमको डिस्कस करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? रीड आउट द क्वेश्चन ब्रीफली। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ए और बी का प्योर वेपर प्रेशर गिवन था, दैट इज P0A आपको गिवन है 450 और P0B आपको गिवन है 700। अब इन दोनों का मिक्सचर का टोटल प्रेशर दैट इज गिवन टू यू, टोटल प्रेशर P total of mixture of A and B is 600 mmHg। ए और बी का मिक्सचर का प्रेशर कितना हुआ? 600। और आपको पूछा गया है कि फाइंड द कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। सो एनीवन कैलकुलेटिंग what is the value of XA and what is the value of YA? Anyone? किसी ने कैलकुलेट किया है इसको? Anyone? कैसे करेंगे? क्या अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे हम? लगभग सभी प्रेजेंट हैं। सी देखो बोर्ड पे, बोर्ड आपको पीए गिवन है, पीए नॉट और पीबी नॉट प्योर और टोटल प्रेशर गिवन है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो आपको पीए नॉट, पीबी नॉट, पी टोटल और एक्स को रिलेट कर रहा हो? देखो इस इक्वेशन को, पी टोटल इज इक्वल टू पीए नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब यहाँ पे आपको दो वेरिएबल लिखे हैं, P टोटल गिवन है, PA नॉट भी गिवन है, PB नॉट भी आपको गिवन है, XA और XB दो मिसिंग टर्म है। और आपको याद होगा कि जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल के लिए आपको दो इक्वेशन लगेगी, बट और हमारे पास एक और रिलेशन है, XA और XB दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। सो हमें यदि XA निकालना है तो XB को कैसे एलिमिनेट करेंगे? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, XA XB कितना होता है? 1। सो दैट XB बिकम 1 माइनस। क्लियर? तो XB की जगह हम क्या रख देंगे? 1 माइनस XA। पुट दैट सो दैट P टोटल बिकम P0A टाइम्स ऑफ XA, P0B XB की जगह रख दिया 1 माइनस XA। क्लियर? XB की जगह रख दो 1 माइनस XA। अब everything is given to you, but the only missing term is XA, mole fraction of A in liquid phase। क्लियर? तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, P टोटल को 600, PA नॉट इज 450, XA PB नॉट इज 700, 1 माइनस XA। क्लियर? तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी?
एक्सिव क्या आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ। What is the value of x you are getting? Anyone? देखो सिंपल लीनियर इक्वेशन है, सोल्व करनी है, ट्राई करो जल्दी से। क्या आ रही है x वैल्यू 600 450 टाइम्स ऑफ x है 700 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 इज करेक्ट, वेरी गुड। 700 and this is minus of 700 तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो you will get x equal to 0.4. This is fine, clear? x से 0.4 आया था तो x भी कितना हो जाएगा 1 minus 0.4 that is 0.6 तो x भी कितना बन गया 0.6, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपको y निकालना है, y के लिए क्या एक्सप्रेशन था, y equal to p total, what was the expression, p total into y, pa is p total into y और pa क्या होता है P naught a x, here PA is what? PA is P naught a x is equal to P total into y. अब यहाँ पे आपका only missing term है y. Put the value of PA naught that is 450. इसके बाद x से हमने कैलकुलेट कर लिया already. That is 0.4. This is PA naught. This is x से P total. Question में given है 600. तो यहाँ से क्या आ जाएगा y. So tell me what is the value of y is coming? Y की वैल्यू क्या आ रही है, anyone? 0.3 आ रहा सभी के, वेरी गुड, दिव्या के आंसर बहुत फ्रीक्वेंट, वेरी गुड। आई होप सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा y, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 0.3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, x से 0.4 है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन लिक्विड फेज और y में 0.3 है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन वेपर फेज। क्लियर? इसके बाद एक और क्वेश्चन को उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन गिवन था, दैट वाज 200 प्लस 400 टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब मिक्सचर में दो कंपोनेंट थी, एक था टॉल्यूइन और दूसरा कंपोनेंट है बेंजीन। और इनको टी से डिनोट करेंगे और बेंजीन को बी से। क्या ये आपको एक क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन दिया है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ टोटल प्रेशर, और मिक्सचर किसका है, बेंजीन और टॉल्यूइन। क्लियर? एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इज P naught टॉल्यूइन एंड दिस इज P naught बेंजीन। आपको P naught टॉल्यूइन निकालना है और P naught बेंजीन निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ध्यान से समझना कैसे लॉजिक लगेगी, दिस इज टोटली लॉजिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब यदि दो कंपोनेंट हैं, लेट इट बी बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ये बेंजीन है और ये टॉल्यूइन है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1, XA plus X3 is 1, तो यहाँ पे बेंजीन और टॉल्यूइन X बेंजीन plus X टॉल्यूइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टॉल्यूइन को 0 कर दिया, टॉल्यूइन को खत्म कर दिया, सॉल्यूशन में सिर्फ बेंजीन है, तो इसमें जो वेपर आएंगे वो सिर्फ बेंजीन के आएंगे। If toluene is 0, then the total vapor will be formed by benzene. Getting my point? Toluene को 0 कर दो, देखो बोर्ड पे, toluene को हमने 0 किया, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना बन गया। अब इस सॉल्यूशन से आपने टॉल्यूइन को हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1, और कोई कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ बेंजीन। क्लिक? तो इसका मतलब जब मैं X बेंजीन को 1 रखूंगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, बेंजीन की वजह से, क्योंकि यहाँ से आपने टॉल्यूइन को रिमूव कर दिया। दैट मीन इसमें जब हम X बेंजीन को 1 रखेंगे, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्योर बेंजीन का होगा। जैसे हमने बेंजीन को 1 किया तो टॉल्यूइन खत्म हो गया, जो प्रेशर आया वो बेंजीन की वजह से। ठीक है, वैल्यू पुट की
यहाँ से पी नॉट बेंजीन कितना आ गया, 1 कर दो, 200 प्लस 400 दैट इज 600 mm। तो पी नॉट बेंजीन कितना बन गया, 600, that means the partial pressure, that is vapor pressure of pure benzene is 600। Is there any doubt in this problem? इसमें कोई डाउट कैसे हमने किया, थोड़ा सा सोचने वाली बात। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट कैसे हमने निकाला पी नॉट बेंजीन? टोल्विन को 0 क्यों किया, क्योंकि हमें बेंजीन रखना है। टोल्विन 0 होगा तो बेंजीन 1 हो जाएगा, सभी का सम 1 होता है। टोल्विन 0 करते ही बेंजीन 1, और बेंजीन 1 हुआ तो सिर्फ बेंजीन बचेगा। और जो ओनली बेंजीन, प्योर बेंजीन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, पी नॉट बेंजीन। क्लियर? तो क्या इसी मेथड से पी नॉट टोल्विन निकाल सकते हो? पी नॉट टोल्विन ये क्या है, एनी वन who will tell me what will be the value of P naught Kelvin? That is very good question. This very good question. This question, इस पैटर्न की क्वेश्चन आपको मॉड्यूल डीपीपी प्रीवियस ईयर सभी होंगे। वेरी गुड दिव्या, बहुत बढ़िया। 200 इसका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो अब आपको सिर्फ टोल्विन का प्योर वेपर प्रेशर निकालना है, तो इसका मतलब इस बार हम किसको खत्म कर देंगे, किसको 0 कर देंगे, बेंजीन को। तो जैसे आपने बेंजीन को 0 किया, बेंजीन को आपने 0 किया, तो टोल्विन का प्रेशर कितना हो गया, 1। जैसे ही बेंजीन 0 हुआ, तो अब जो प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ओनली टोल्विन की वजह से। तो दैट पी टोटल बिकम पी नॉट टोल्विन। अब बेंजीन को 0 कर दो, ये वाला प्रेशर टोल्विन का बन जाएगा। इसको 0 पुट करने में कितना वैल्यू आ गई, 200। तो पी नॉट टोल्विन इज 40। टेक स्क्रीनशॉट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क। लिखा सभी ने? फाइन। नेक्स्ट, इस राउस क्रोस से रिलेटेड एक कर्व होता है, उस कर्व को समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट कर्व? करेक्ट कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है राउस क्रोस से रिलेटेड। एक बार सारे एक्सप्रेशन लिखते हैं फिर कर्व ड्रॉ करेंगे। पी ए क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या था, पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल पी ए प्लस पी बी। टोटल यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, इसका आंसर सभी देंगे। आपको कंडीशन गिवन है कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। ये आपको कंडीशन गिवन है, सोचना अच्छे से, गलत है तो भी बताना क्या आपको लगता है। पी नोट ए जो है वो पी नोट बी से बड़ा है, मतलब प्योर ए का पेपर प्रेशर प्योर बी से ज्यादा है। तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल होता है? इट शुड बी मोर वोलेटाइल, इधर ए और बी। If the pure vapor pressure of A is greater than pure vapor pressure of B, which component should be more volatile? मतलब कौन वेपर ज्यादा बना रहा होगा? If you are comparing both component, एक बच्चे का आंसर आया बिल्कुल सही है, A is more volatile than B। बिल्कुल सही है, क्लियर? क्योंकि A की वेपर, यदि A अकेला है और A वेपर ज्यादा बना है तो इसका मतलब A तो ज्यादा वोलेटाइल है B से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर? इट रिप्रेजेंट दैट A is more volatile than A is more volatile than
ठीक है, देखो यहाँ से दो एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन को रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम वेपर फ्रैक्शन। क्लियर? अब आपके पास मिक्सचर है ए बी का, करो को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल। इट्स मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो बताओ क्या एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 होगा? The value of x plus x equal to 1. This is correct. Sum of mole fraction is 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को 1 कर दिया। तो बताओ x b का वैल्यू कितना आएगा इसको मिलकर? If I put x equal to 1, what should be the value of x b? यदि x से 1 हो गया तो सिर्फ a ही है, b कितना हो गया 0। यहाँ पे x भी कितना हो गया 0। ठीक है, ध्यान से समझना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इस तरफ आ रहे हैं, तो x से मोल फ्रैक्शन ऑफ a कम हो रहा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ b जो है वो इंक्रीज। a का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है और b का बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी a पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पे x से 1 था, घटते घटते 0 हो गया, x भी 0 था, बढ़ते बढ़ते 1 हो गया। क्लियर? नाउ इस एक्सिलरेशन मूवमेंट pa equal to p naught a x है, इसमें x को 1 तो क्या आ रहा है, equal to 1 in this expression। तो pa कितना आ रहा है pa naught। तो इसका मतलब जब x से 1 होगा तो a का प्रेशर कितना होगा, दिस बिकम pa naught। क्लियर? अब देखो, देखो ये किस तरह जा रहा है, x से कम हो रहा है, देखो x से कम हो रहा है, pa x के प्रोपोर्शनल था। जैसे ही x से कम हुआ pa भी कम हुआ, pa कम होता गया अल्टीमेटली कितना हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये कर्व नहीं है, इट इज स्ट्रेट लाइन है। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस रिप्रेजेंटिंग pa व्हिच इज इक्वल टू pa नॉट x। क्लियर? इस लाइन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? तब ये तिरछा नहीं, इट्स नॉट ब्लंट, इट इज एक्चुअली स्ट्रेट। ठीक है, तो pa कितना हो गया p नॉट x से, x से कम होता रहा तो pa भी कम हुआ, x से 0 हुआ तो pa भी 0। क्लियर? अब x भी 1 होगा, x भी 1 होगा तो p भी कितना हो जाएगा p नॉट b। तो ये हो गया आपका p नॉट b। यदि आप उल्टा आओगे, इस तरफ तो p भी बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है तो p भी बढ़ेगा, इस तरफ आओगे तो x से बढ़ रहा है और x भी घटेगा, दैट मींस p भी कम होता जाएगा। क्लियर? ये डिक्रीज होगा। अब इन दोनों का जो सम होगा, pa और pb का सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p टोटल। ये जो सम होगा p टोटल वाली लाइन इससे रिप्रेजेंट, दिस इज योर p टोटल व्हिच इज इक्वल टू pa प्लस put it, so this is the graph of mole fraction versus vapor pressure। this is very important। ये वाली जो लाइन है ये pa को डिनोट करती है, this line is representing pa, this line is representing pb which is equal to p naught b xb, and this straight line is representing p total which is equal to pa plus e। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है राउट से रिलेटेड और ये बार-बार रिपीट कर रहेगा। क्लियर? एक्सिस का ध्यान रखिए, यहाँ पे x से 1 होगा जब ये pa नॉट होगा, x भी 1 होगा तो ये pb नॉट होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन दिस डिस्टिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक राइट डाउन डिस्टिलेशन। तो कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन से क्या समझते हैं एनीवन? क्या आपके क्लास 11 में भी टर्म बार-बार रिपीट हुआ डिस्टिलेशन? How you can explain what do you mean by distillation? जब डिस्टिलेशन वर्ड सुनते हो तो पहली बात क्या आती है? बेसिकली देखो ये जो टर्म है ये आपने 11th क्लास में कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑफ सक्सेस, वेरी गुड।
तो ये इस चैप्टर में पढ़ा था, जो बुक सेकंड बुक में था और लास्ट चैप्टर में, सेपरेशन। क्लियर? तो आइसोलेशन और सेपरेशन टेक्निक, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीजें क्लियर। बट इस चैप्टर में प्रिसाइजली द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट और सब्सटेंस ऑफ लिक्विड मिक्स बाय यूजिंग सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। वेरी गुड, क्लियर। तो यहाँ पे इसका क्या रोल है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लेट अस अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल सही है, डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिक्विड मिक्सर है, लिक्विड मिक्सर में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। ठीक है, तो जैसे आपने इसको हीट किया, हीट, और ये भी आपने सजेस्ट किया है कि A इज मोर वोलेटाइल, A इज मोर वोलेटाइल देन B, A इज मोर वोलेटाइल देन B, A B से ज्यादा वोलेटाइल। ध्यान से समझना, जब आप इस मिक्सचर को हीट करते हो तो आपको ऊपर ज्यादा कौन मिलेगा, विच कंपोनेंट विल बी मोर इन वेपर फेज, विच कंपोनेंट, A ज्यादा आपको मिलेगा या B? ए ज्यादा वोलेटाइल, बिल्कुल सही बात है। यदि ए ज्यादा वोलेटाइल है तो ए ज्यादा जाएगा, ए बिल्कुल मोर, बी कम होगा। ए हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस ए की वेपर बनाया और इसको कंडेंस करके दूसरे में डाल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो मान लिया यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे 50-50% दोनों थे, 50% ए था, 50% ही बी था। ध्यान से समझना। तो बताओ इस केस में ए और बी का जो रेशियो है क्या वो अभी भी 50-50 होगा या नहीं? अभी भी 50-50 होगा, या फिर चलो 60-40 होगा, या फिर 40-60 होगा? विच इज करेक्ट? ऑप्शन 1, 2, 3। क्योंकि कंडीशन डाल दी है कि ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, ए की ज्यादा वेपर बनेगी, बी की कम बनेगी, तो प्रोपोर्शन किसका ज्यादा होगा, ए का। दैट मीन इन तीनों में से सजेस्ट किया जाए तो कौन सा रेशियो सही है, दिस वन 60-40, ए का प्रोपोर्शन ज्यादा है। ठीक है, अभी भी ये मिक्सर प्योर नहीं हुआ, हम ए को सेपरेट नहीं कर रहे, हमने क्या किया, एक बार और एक बार किया, और एक बार फिर से एक ही पेपर गई, फिर से एक ही पेपर गई, फिर से हमने इनको कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में डाल दिया, फिर से इसको कंडेंस करके दूसरे में डाल दिया। तो जैसे यहाँ पे हमने ए और बी का रेशियो कर दिया था 64, ये अब की बार जो रेशियो है ए और बढ़ रहा है, अब की बार हो गया 70-30। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डिस्टिलेशन करवाते जा रहे हैं, हर एक स्टेप के अंदर, हर एक स्टेप के अंदर ए का कंपोजिशन बढ़ता जा रहा है और बी का कंपोजिशन कम होता है। Clear? So what is distillation? Write down. It is separation technique. Write down. It is a separation technique in which it is a separation technique in which we can separate more volatile component. We can separate more volatile component from a mixture of more volatile component from a mixture of volatile liquids, from a mixture of volatile liquids. क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टिलेशन हमें बार बार इनके स्टेप क्यों बढ़ाते रहने पड़े, क्योंकि पहले स्टेप में हमें इतना ज्यादा प्योरिटी नहीं मिली, एक तो बढ़ गया और दो, पर उतना ज्यादा प्योरिटी नहीं, फिर हमने दूसरा स्टेप करवाया, थोड़ा और क्लियर और करा देंगे। इसका मतलब जैसे जैसे स्टेप बढ़ाएंगे तो वोलेटाइल कंपोनेंट जो है, जो ज्यादा वोलेटाइल, उसका कंपोजिशन बढ़ता जाएगा और जो कम वोलेटाइल उसका कंपोजिशन घटता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ एक पॉइंट और रिलेट करो, सी A is more volatile
than B. A is more volatile than B. So can you relate the boiling point? Whose boiling point is more and whose boiling point is less? Which is correct? Which option is correct? बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. A is less. तो फिर से चेक करो, कुछ के सही है, कुछ के गलत है. आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए 2 मिनट रुक के स्कोर डिस्कस करते हैं. सोचो अच्छे से क्या होना चाहिए. Anyone boiling point of B is more. 2 is correct. चलिए देखो, 5 आंसर आए, इनके एक है, 2 के किसी. ठीक. A less is correct. Sir, more volatile we have less boiling. Very good. बिल्कुल सही बात है. यदि A ज्यादा volatile है तो A का boiling point कम हुआ होगा. कम टेम्परेचर पे A बॉइल होने लग गया, और B कम volatile है तो इसका मतलब वो B का जो boiling point है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा. ठीक है. तो which option is correct? A volatile है तो A का boiling point कम है. Lower the boiling point, higher will be the vapor pressure or volatility. Proving the boiling point of A is less than that of boiling point of B. ये मैं कर रही हूँ. ठीक है. मान लीजिए A और B का वेपर प्रेशर बराबर होता, तो क्या मैं डिस्टिलेशन से सेपरेशन कर पाता? If the boiling point of A is equal to boiling point of B, can we imply or can we use distillation for separation? No. यदि boiling point बराबर हो गया तो दोनों की volatility क्या हो जाएगी? इससे boiling point बराबर हो गए दोनों कंपोनेंट के, तो दोनों की volatility सेम हो जाएगी. इसका मतलब जब volatility सेम होगी तो जितना A बनेगा उतना B का B बन जाएगा. फिर आप उसको डिस्टिल करोगे तो वही कंपोजिशन आगे मिलेगा. फिर volatility सेम है, फिर से A B बराबर जाएंगे, मतलब 50-50, फिर 50-50, फिर 50-50, कंपोजिशन वही रहेगा. क्लियर. तो डिस्टिलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? The liquid which are separating should have a marginal difference of boiling point. Clear. So write down note. The liquid mixture which are having huge difference of boiling point, of their component, can be separated by distillation. Having huge difference of boiling point can be separated by distillation. Clear? Now take this input. एक क्वेश्चन बनता है डिस्टिलेशन से करेगा प्रश्न अच्छा है, और इसमें भी आपको राउंड स्लो ही लगाना है. ठीक. फॉर एग्जांपल 3 स्टेप में डिस्टिलेशन हुआ है, ध्यान से समझ सकते हैं. सिंपल है. एग्जांपल आपने ए और बी लिया, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन x है, बी का मोल फ्रैक्शन x है. इसका मतलब वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम क्या लिखते हैं? y और y b. ये वेपर तो बनेगी, जो वेपर बनेगी, वेपर का मोल फ्रैक्शन हमने लिख दिया y/b. ठीक है. जब आपने अगले स्टेप में गए, इस वेपर को कंडेंस किया और इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विफाई करवा दिया, तो यहाँ पे लिक्विड बन गया. तो ये जो लिक्विड बना है, let it be x at there, let it be
xp डैश। ये जो लिक्विड फेज बना है इसका कंपोजिशन x है, x तो इसको बोल दिया, मान लिया दूसरे स्टेप में जो है उसको x डैश और xp डैश बोल दिया। क्लियर? ठीक है, तो क्या मैं x a डैश को y a के इक्वल लिख सकता हूँ और xp डैश को y b के इक्वल लिख सकता हूँ? इज इट करेक्ट? आंसर इन यस और नो। किस किस को ये लगता है कि ये सही एक्सप्रेशन x डैश जो है वो y के बराबर होगा और xp डैश y b के? How many of you think that this is correct relation of x dash xp dash with y y? See, ये जो लिक्विड आया, ये लिक्विड कहाँ से आया? यहीं से तो आया। इसका मतलब जितना मोल फ्रैक्शन a और b का था वही तो हमें यहाँ पे मिलेगा, isn't it? आया समझ में सभी को? क्लियर? ये वाला लिक्विड इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना a है उतना ही तो b है। क्लियर? अब हमने इसको फिर से बॉइल किया, दूसरे स्टेप में पहले जैसे बॉइल किया था फिर से इसको बॉइल किया, फिर से इसको बॉइल किया, तो फिर से यहाँ पे वेपर बनेंगे। दूसरे स्टेप की वेपर फॉर्म y a डैश और y b डैश, लेट इट बी y a डैश, लेट इट बी y b। क्लियर? हम पहुंच गए तीसरे स्टेज में। फिर से हमने इनको कंडेंस करा, कंडेंस करके लिक्विफाई करा, हमने क्या किया? लिक्विफाई। अब की बार हमने कंपोजिशन मान लिए x a डबल डैश x b डबल डैश। तो क्या मैं x a डबल डैश को y a डैश लिख सकता हूँ और x b डबल डैश को y b डैश लिख सकता हूँ? इज इट करेक्ट? क्या ये भी सही है? यस सर। क्योंकि यही तो हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। इसको लिक्विफाई किया, फिर ये जो वेपर बनी इसको लिक्विफाई किया, फिर आगे वाले वेपर को लिक्विफाई कर आगे गोटी इक्वेशन करते हैं कैसे ये रिलेट करेंगे। क्लियर? ट्राई दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक तरह से आपका राउंड फ्लो फिर से प्रैक्टिसाइज हो जाएगा, राउंड फ्लो की प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट डाउन क्वेश्चन, दिस इज मिक्सचर ऑफ A and B, दिस इज मिक्सचर ऑफ A and B। पेपर बनी हमने स्टेज 1 पहले स्टेज में कलेक्ट कर लिया, पहले स्टेज में इसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, x से x की की आपने 2 मोल रखी और b की भी आपने 2 मोल रखी। ठीक है, a का प्योर वेपर प्रेशर 400 है mmHg में और b का प्योर वेपर प्रेशर 200 है इन mmH। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फोकस ऑन बोर्ड। What you have to answer is what is the value of YA YB and what is the value after stage 1? Stage 1 मतलब stage 1 करवा के हमने इसको लिक्विफाई किया। यहाँ का जो कंपोजिशन जो हमने लेट बी x and ds और x b ds से देखो इनकी वैल्यूज क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। YA YB बताओ, फिर x ds x b ds। एनीवन? आउटफ्लो लगाना है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे YA YB मिले यही तो कंपोजिशन यहाँ पे होगा, अल्टीमेटली आपको 2 वैल्यू निकालनी है। के बाद यदि आपको एग्जाम में आगे का पूछता है या आपको मॉड्यूल में भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरह से आगे करते जाएंगे। हो सकता है आपको 2 या 3 स्टेज बाद का भी कंपोजिशन पूछा जाए। तो यू हैव टू टेल व्हाट इज कंपोजिशन आफ्टर स्टेज 1 x dash x b dash। राइट क्वेश्चन। देखो गुड में अल्टीमेटली x dash y a के इक्वल होगा और x b dash y b के इक्वल। तो हमें y a और y b की वैल्यू निकालनी है। ठीक,
राउंड को अप्लाई राउंड को लगाया, यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालते हैं, टोटल प्रेशर और प्रेशर ऑफ ए का प्रेशर कितना होगा, पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, पीए कितना होगा, पी नॉट ए एक्स, तो ए का प्रेशर आ गया पी नॉट ए कितना कि ये तो प्योर वेपर प्रेशर 400 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल अपन सबके मोल 2/2 प्लस वाई वन में फिर से चेक करो कुछ कैलकुलेशन देखो पीए कितना आ गया 2/2 प्लस 2, क्या समझ दोनों के दो मोल है तो ए का मोल फ्रैक्शन ए के मोल अपॉन ए और बी दोनों के मोल, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये 2/4 इस 1/2 हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ए का वार्षिक कितना गया 200। इसी तरह से हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया, टोटल प्रेशर इस पीए प्लस पी, टोटल प्रेशर पीए प्लस पी, पीए कितना पी नॉट ए और पीबी कितना था पी नॉट बी टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, पी नॉट ए कितना है 400, एक्स के हाफ में अभी निकाला 2/2 प्लस 4, पीबी नॉट 200 2/2 प्लस 18 ये हो गया 1/2 और ये भी 1/2, तो इसको सॉल्व किया तो 200 400 into 1/2 200 into 1/2 this is 200 this is 100 overall is 300, टोटल प्रेशर हमारे पास आ गया 300, वेरी गुड, ठीक है, टोटल प्रेशर मिल गया, ये मिल गया, y कैसे रिलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला था, PA is equal to P total into y, isn't it, यही फॉर्मूला था वेपर फेज वाला, PA is P total into YA, PA है 200, P total is 300, so that this become YA, यहाँ से YA का वैल्यू कितना आ गया, YA is 2/3, YA कितना आ गया 2/3, अब हमें ये भी पता है कि किसी एक कंपोजिशन में सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो YA प्लस YB का सम भी कितना होगा 1, x प्लस x भी 1 होता है, वैसे ही YA प्लस YB 1 होगा, so YA प्लस YB 1 होगा, तो YA 2/3 है, तो YB कितना आ गया 1, क्लियर है सभी को ये बात, छोटी, ठीक है, इसका मतलब x and x YA के इक्वल है, so that this become 2/3, x b dash is similar to YB, any doubt, any doubt, how we थोड़ा सा डाउट करो कि अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, ये तो हमने एक स्टेज में निकाला, यहाँ तक या यहाँ तक पूछा होता है तो आपको बहुत ही स्पीडली और बहुत ही एक्यूरेटली प्रोसीड करना है, क्लियर, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, बिल्कुल सिंपल है, राउंड को हम करना है, फाइन, मोल फ्रैक्शन में आप बिल्कुल करते हैं, मोल फ्रैक्शन बिल्कुल सिंपल है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन स्पीडली कैलकुलेट करना है, अब मोल फ्रैक्शन में टाइम नहीं लगाएंगे, ये उसकी नॉलेज पे तो आगे के फॉर्मूले का अप्लाई करें, ठीक है, वी हैव टू बी very accurately. Next topic is azeotrope. Next topic is azeotrope. तो इसको समझना है ऐसे ही। Azeotrope. इससे पहले हम देखते हैं total meaning of ideal solution and non-ideal. Write down. सिर्फ ideal solution, non-ideal solution. इसके बाद azeotrope समझते हैं। Clear? जैसे 11th क्लास में गैसियस स्टेट हमने पढ़ा था,
तो वहां पे एक गैस थी आइडियल गैस और दूसरी थी रियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या था? एनीवन? हाउ टू डिफाइन अ गैस इज आइडियल? गैस को आइडियल कब बोलते हैं? व्हेन इट फॉलोज द गैस लॉज। बिल्कुल सही है। और इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। और गैस लॉज को फॉलो करे, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोस से लॉज हमने जो डिस्कस किए थे उनको फॉलो करेगी तो गैस तो हम आइडियल गैस बोलेंगे। अब यहाँ पे जब आइडियल सॉल्यूशन की बात होती है तो एग्जैक्टली ऐसी ही डेफिनेशन है। तो टेल मी, यहाँ पे हमने कौन सा एक मेजर लॉ डिस्कस किया है सॉल्यूशन रिलेटेड, दैट इज राउल्स लॉ। एग्जैक्टली क्लियर, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ डिस्कस किया, दैट इज राउल्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, जो राउल्स के एक्सप्रेशन को, उसके स्टेटमेंट को जो फॉलो करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे? आइडियल सॉल्यूशन। Clear? So write down ideal solution is one which follows is one solution which follows Raoult's law of partial pressure. Clear? देखो राउल्स लॉ कैसे फॉलो करेंगे, ये वाले पॉइंट नॉन आइडियल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले आइडियल को अच्छे से समझें। सी, जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया फर्स्ट वन, जैसे ए लिया, कंपोनेंट बी लिया और सॉल्यूशन बना ए। सॉल्यूशन बिकम ए। तो बताओ आइडियल कब बनेगा? जब इन तीनों में जो फोर्सेस हैं वो सेम हों। मीन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the molecule AA is nearly same as between the molecule BB. This is nearly same as molecule। यहाँ पर समझना है आइडियल क्या होगा? तभी जो फोर्सेज होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो वर्क कर रही है वो क्या होगी? सी। क्लियर? इसका मतलब यदि ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इस सॉल्यूशन में जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा? P नॉट ए एक्स ए। तो राउल बता रहे हैं। और P होगा दैट वुड बी P नॉट बी एक्स बी। और टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? PA प्लस PP and which is equal to P naught A XA plus P naught B XB। फोर्सेस तीनों में सेम है, राउल्स के एक्सप्रेशन फॉलो हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट, तो डेल्टा बी है वो जीरो होगा। डेल्टा बी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम इक्वल टू बाद का वॉल्यूम। मतलब जो ए बी का टोटल वॉल्यूम होगा वो ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम टोटल बराबर होगा। जितना ये है उतना ही है। मतलब ना तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ना ही वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। नाइदर एक्सपेंशन nor contraction of volume। Here that means no change in volume, neither contraction nor expansion। Neither contraction nor expansion। Clear? Third point, this is fourth point, delta H will also zero। डेल्टा H will also zero। इसका मतलब जितनी हीट पहले थी उतनी ही बाद में होगी। That means ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। That means neither endothermic dissolution nor exothermic dissolution। क्लियर? कोई भी हीट में चेंज नहीं आएगा, ना तो एब्जॉर्ब होगी ना इवोल्व आउट होगी। It is neither endothermic nor exothermic dissolution। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 जो है वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के लिए सेम होता है। पॉइंट 5 जो है वो स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करता है।
स्पॉन्टेनिटी हमने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 चीजें के डिस्कस की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो सेल्फ अकरिंग प्रोसेस है, द प्रोसेस व्हिच अकर्स बाय इटसेल्फ इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की 2 शर्तें थी। क्या शर्तें होगी? अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल एजेंट काम में नहीं ले रहे हो, जैसे मिक्स कर रहे हो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक बन रहा है, आपको कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। दैट मींस डेल्टा जी का जो साइन है वो नेगेटिव होगा और डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा। ये सभी के लिए वैलिड है। दैट रिप्रेजेंट इट इज स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये टाइम सेम रहेगा आइडियल और नॉन आइडियल। ये चेंज हो जाएगा, डी और एच जरूर चेंज होगा, बट जी एंड एस विल बी। द लास्ट वन इज एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी 2 नॉन पोलर कंपोनेंट का मिक्सचर लें। क्लियर? जैसे n हेक्टेन, जैसे n हेक्टेन नॉर्मल हेक्टेन प्लस नॉर्मल हेक्टेन, दोनों नॉन पोलर आइडियल बनेगा, एक ही नेचर के हैं। ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी दोनों नॉन पोलर है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एक ही नेचर के हैं, आइडियल बनेगा। दिस इज बेंजीन प्लस टोलुईन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज टोलुईन। ये नेचर में क्या होगा? आइडियल। तो ये 3 काफी बार रिपीट होते हैं एग्जांपल। तो आइडियल फिर से डिस्कस करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन इज वन which obeys Raoult's law. The intermolecular forces of AA BB is similar as AB. जो पहले थी intermolecular forces before solution is same as after solution. ये AB P total Raoult's वाले एक्सप्रेशन ही रहेंगे। डेल्टा V 0 होगा, ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम कम होगा। डेल्टा H 0 होगा, ना तो हीट रिलीज होगा ना हीट एब्जॉर्ब होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा बट डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन। दीज आर द एग्जांपल। क्लियर? अब देखो नॉन आइडियल में 2 केस बनेंगे, बट यहां से नॉन आइडियल को कंपेयर करें तो कहां-कहां चीजें चेंज होंगी। तो फर्स्ट वन, ये जो फोर्सेस है ये सेम नहीं रहेगी, काफी बार ये वीक होगी, काफी बार ये स्ट्रांग होगी। राउल्ट के इक्वल एक्सप्रेशन नहीं होगी। ये नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स इन नॉन आइडियल, पीवी इसके इक्वल नहीं होगा, ना ही पी टोटल इस एक्सप्रेशन के सेम होगा। नॉन आइडियल में डेल्टा भी 0 नहीं होगा, नॉन आइडियल के अंदर डेल्टा एच भी 0 नहीं होगा, बट नॉन आइडियल में स्पॉन्टेनियस वाली कंडीशन चेंज नहीं होगी, डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव। क्लियर? तो नॉन आइडियल समझते हैं। एक स्क्रीन नॉन आइडियल के केस में कैसे डिफाइन करेंगे कि नॉन पोलस राउंड्स को write down non-ideal solution. Solution which do not follow routes को follow नहीं करेंगे। तो नॉन आइडियल में 2 केसेस हैं। There are 2 separate cases of non-ideal solution. So what are those? One is positive deviation. And the second one is negative deviation. सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे हमें आइडियल सॉल्यूशन क्लियर। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा,
फिर से हमने ए लिया, बी को कंसिडर किया और मिक्सर बना दिया ए। अब की बात ए बी फोर्सेस हैं, ए बी बी और जो ए बी है ये फोर्सेस वीक होंगे, दिस इज वीक फोर्सेस। सॉल्यूशन बनने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्सेस होंगी वो काफी वीक। अब वीक होने से क्या होगा, क्या अब की बार ये जो प्रेशर है ये डाउन से ज्यादा है। सोचो अच्छे से, यदि फोर्सेस वीक हैं तो ए और बी की दोनों की वेपर ज्यादा बनेगी, वीक फोर्सेस होगी वेपर ज्यादा बनेगी तो पीए ज्यादा होगा, पीबी ज्यादा होगा, राउंड से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या पी टोटल भी पी राउंड से ज्यादा होगा, पी नोट भी एक्स से प्लस पी नोट बी एक्स। एनी डाउट? वेरी सिंपल। यदि ए बी फोर्सेस वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पी टोटल इज मोर देन पी राउंड, PA is more than P rounds, PB is more than P rounds, P total is more than P rounds. Clear? डेल्टा डेल्टा V की बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, जो डेरिवेशन ले रहे हो वही साइन V और H का होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो डेल्टा V पॉजिटिव होगा। डेल्टा V पॉजिटिव होने का मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट। पहले डिफरेंस कैसे निकालते हो, V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसका मतलब बाद का वॉल्यूम बढ़ गया, तभी तो V फाइनल माइनस V इनिशियल का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। दैट मींस देयर इज वॉल्यूम एक्सपांशन, देयर विल बी वॉल्यूम एक्सपांशन। क्लियर? तीसरा डेल्टा H जो है वो भी इसी साइन का होगा, दैट इज डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब हीट इज एब्सॉर्ब, इसका मतलब एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, दिस इज एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। ये नाउ फोर्थ पॉइंट, जैसा मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी, डेल्टा G यहाँ पे भी नेगेटिव है, डेल्टा H यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। छोटे अब ये समझ में आ गया है ये इसका उल्टा गेटिंग पॉइंट। इस बार हमने जैसे ए लिया बी लिया और मिक्स करके क्या बना दिया, ए बी, ए और बी को मिक्स करके ए बी बना दिया। इस बार ए बी की जो फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग हो, इसका मतलब ए बी से वेपर्स नहीं बनेंगे तो ग्राउंड फ्लो से प्रेशर कम हो जाएगा। दैट मींस फोर्सेस ऑफ ए बी बी is weaker than EB। ये फोर्सेस वीक हैं और ये जो बाहर वाली फोर्स है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। यदि फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, ये वेपर नहीं बनेगी और वेपर नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस PA is now less than P Gauss। Gauss के अकॉर्डिंग क्या था, P नॉट x, PB is also less than P Gauss, P not P XP, and P total is also less than P Gauss, P total is less than P not A XA, P not B XP। गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहाँ पे वीक फोर्सेस थी तो वेपर प्रेशर राउंड से ज्यादा है, यहाँ पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर राउंड से कम आना, और जब फोर्सेस बराबर थी आइडियल में तो वेपर प्रेशर राउंड के इक्वल आया। नाउ थर्ड पॉइंट में साइन ऑफ डेल्टा V, इसके लिए क्या ट्रिक बताया हमने, जो साइन डेविएशन का ले रहे हो वही डेल्टा V और H का हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा V का नेगेटिव, डेल्टा V नेगेटिव मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ वन डेल्टा H, ये भी नेगेटिव साइन है, तो इट इज एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, heat evolved होगी, exothermic dissolution heat will evolve,
it evolved out to be, and the fifth and last one spontaneous का तीनों में सेम होता है, G और S का साइन वही रहेगा, डेल्टा G यहाँ पे भी नेगेटिव होगा और डेल्टा S जो है वो क्या होगा, क्लियर। तो इसके ग्राफ और एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेक स्क्रीन को टेक स्क्रीन को in today's class we discuss Fourier's distillation, ठीक है। डिस्टिलेशन के बाद हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कि आइडियल नॉन आइडियल के कर्व्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, इनके कर्व्स कैसे होंगे और इनके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।